दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका साहित्य स्टडी में। आज के इस लेक्चर में हम ब्रिटिश लिटरेचर की तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एज को पढ़ने वाले हैं। जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज और प्यूरिटन एज। ये तीनों एज जो है वो एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है और इस वीडियो में मैं आपको जो ये एज है, तीनों एज, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ये एज जो है ब्रिटिश हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट एज मानी जाती है, क्योंकि अगर हमें इन एजेस का लिटरेचर समझना है तो पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके बैकग्राउंड से बहुत सारे रेफरेंसेस आपको काफी सारे वर्क्स में मिलते हैं। लिटरेचर में बहुत सारे रेफरेंसेस इनमें मिलते हैं। तो हम सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी एलिजाबेथन एज की, जो ब्रिटिश लिटरेचर की हमने वीडियो सीरीज को, हिस्ट्री की वीडियो सीरीज को शुरू किया था। उसमें हमने एलिजाबेथन एज तक कवर किया था। तो एलिजाबेथन एज जो है वो 1603 में खत्म हो जाती है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसकी डेथ हो जाती है 1603 में। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ जो है उसने शादी नहीं की थी और उसका कोई बेटा या बेटी नहीं था। तो अब सवाल ये था कि अब इंग्लैंड का किंग कौन बनेगा। और ये जो क्वीन एलिजाबेथ है उसकी एक स्टेप सिस्टर थी मार्गरेट। उसकी शादी हुई थी स्कॉटलैंड में, जेम्स फोर्थ से उसने शादी की थी। तो उसके दो बेटे थे, जेम्स फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पे इनका कोई सक्सेसर नहीं था। तो ये जेम्स सिक्स जो है ये स्कॉटलैंड से आया था और इंग्लैंड में आकर ये जेम्स फर्स्ट बन गया था। ये इंग्लैंड का नया किंग बना। 1603 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा और यहां से जैकोबियन एज की शुरुआत होती है। जैकोबियन एज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जेम्स जो है उसको लैटिन में जैकोब बोलते हैं, इसलिए ये जैकोबियन एज बनी। है 1625 तक चली थी। तो जैसे ही जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का किंग बनता है तो यहाँ पे इंग्लैंड में जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट में बटी हुई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक जो है ये रोमन चर्च में बिलीव करते थे और जो प्रोटेस्टेंट है ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिलीव करते थे। तो इसके अंदर एक और पार्ट था जो प्रोटेस्टेंट है, उसमें एक ग्रुप था प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स और जो कुछ लोकल लोग थे वो पसंद नहीं करते थे कि बाहर का कोई भी यहाँ आकर किंग बने और वो हमारे ऊपर रूल करे। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जेम्स फर्स्ट का विरोध करना शुरू किया। तो उन्होंने एक रिबेल, काफी सारे रिबेल करने शुरू किए। तो एक कॉन्स्पिरेसी की गई 1605 में। जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा गया जिसको गन पाउडर प्लॉट बोलते हैं। 1605 में ये हुआ था गन पाउडर प्लॉट। इसमें क्या हुआ था, गाय फॉक्स जो है वो मेन कॉन्स्पिरेटर था जिसने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा था उसको मारने का, जेम्स फर्स्ट को मारने का पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी की गई, पूरा षड्यंत्र रचा गया। उसमें क्या किया इन्होंने, 39 बैरल्स जो है वो प्लेस कर दिए पार्लियामेंट में। इनका प्लान था पूरी की पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया जाए। तो इन्होंने 39 बैरल्स प्लेस कर दिए थे। जो पार्लियामेंट की बेसमेंट थी उसमें बारूद भर दिया था। जैसे कि हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारा बारूद जो टेररिस्ट लेकर आए थे और यहाँ पे बॉम्ब विस्फोट किए गए थे। तो ऐसे ही इनका विस्फोट करने का प्लान था, बट इसका प्लान जो है वो किसी के द्वारा लीक कर दिया गया और ये बात पहुंच गई जेम्स फर्स्ट तक। जेम्स फर्स्ट ने ये जो गाय फॉक्स था इसको अरेस्ट कर लिया और इसको बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया। इसको ब्रूटली मार दिया गया। He cut his neck and thrust the garbage inside his body. उसकी बॉडी के अंदर गार्बेज, कूड़ा कचरा भर दिया गया और संसद के आगे उसको हैंग कर दिया गया। तो ये एक मैसेज दिया गया लोगों का, ये मैसेज दिया गया लोगों को कि किंग के अगेंस्ट अगर कोई जाता है, कोई डेयर करता है तो उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है। इसलिए लोग काफी ज्यादा डर गए थे। बट किंग जेम्स फर्स्ट को भी ये फील हो गया था कि गवर्नमेंट से लोग जो है वो नाखुश है। तो ये रिबेल जो है ये काफी टाइम तक चलता रहा और 1625 में किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है। तो 1625 में जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है और चार्ल्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड का नया राजा बनता है। तो इंग्लैंड का जो ये नया किंग बना था चार्ल्स फर्स्ट, ये एक बहुत ही सेल्फिश इंसान था, बहुत ज्यादा धूर्त और बहुत ही क्रूअल किंग था ये। तो लोग इसको भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये पब्लिक मनी को वेस्ट करता था। अननेसेसरी फंक्शंस, कोर्ट में अननेसेसरी फंक्शंस करता था, राइट, 100 ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स रखता था। तो ऐसे करके ये पब्लिक का जो मनी है वो बहुत ज्यादा वेस्ट करता था और लोगों पे काफी ज्यादा हैवी टैक्स इसने इंपोज कर दिया था, इसलिए भी लोग इसको पसंद नहीं करते थे। तो अब प्यूरिटन्स ने क्या किया,
प्यूरिटन्स ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, एक अपनी टीम बनाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। इसका नाम याद रखना, ये भी आपको लिटरेचर में आगे काफी वर्क्स में मिलेगा। तो ओलिवर क्रोमवेल के इन्फ्लुएंस में इन्होंने एक पूरा संगठन तैयार किया और ये प्लानिंग करते रहे, प्राइवेट मीटिंग करते थे कि कैसे चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया जाए, कैसे इसको एक्सक्लूड किया जाए। तो प्राइवेट मीटिंग करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो 1642 में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर से पहले ही इंग्लैंड में थिएटर क्लोज कर दिए गए, क्योंकि ये प्यूरिटन्स जो थे ये प्राइवेट मीटिंग करने लगे थे, तो थिएटर इसकी वजह से क्लोज कर दिए गए। तो रिबेल इनका कंटिन्यू रहा 1649 तक। तो एक टाइम अब ऐसा आया कि प्यूरिटन्स को अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया। ये एक बहुत बड़ा प्लान किया गया, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया। चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड, वो डर के कारण इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग गया, डर की वजह से वो भाग गया था। तो अब क्या किया, इन्होंने इसको मार दिया और वहां पे प्यूरिटन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया। प्यूरिटन एम्पायर, फर्स्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं था इंग्लैंड में। अगर हम पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री में बात करें, इंग्लिश लिटरेचर में जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसकी बात करें, तो जितनी भी एज आई थी, जैसे कि चौसर एज थी, उसके बाद डार्कनेस एज, रिवाइवल एज या एलिजाबेथन एज, आगे भी ऐसे कंटिन्यू चलती रही है। तो जितनी भी एज थी सब में एक अकेली ये एज ऐसी थी, प्यूरिटन एज, जिसमें कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं था। अनऑफिशियल जो किंग था, जो इनका लीडर था, वो ओलिवर क्रोमवेल था। वो ही सब कुछ लीड कर रहा था, वो ही ऑर्डर देता था इनको। जो प्यूरिटन्स थे वो सब सारे प्यूरिटन्स जो है उसके अंडर में काम करते थे। तो इस एज को फर्स्ट डेमोक्रेसी, प्यूरिटन एज, आयरन गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं। इतने सारे नाम है इसके, तो इसके नाम अच्छे से याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने अपना रूल इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया, तो इन्होंने जितने भी टफ रूल हो सकते थे वो सारे अप्लाई कर दिए इंग्लैंड में। कलर ड्रेसेस, स्पाइसी फूड, फेयर, मॉल, वाइन, सब कुछ बैन कर दिया एक्सेप्ट टू मैरिज फंक्शंस। मैरिज फंक्शन इन्होंने इसलिए बैन नहीं किया क्योंकि प्यूरिटन्स का मानना था कि मैरिज जो है वो एक रिलीजियस थिंग है, एक होली थिंग है। वुमेन को सेल्वेशन के रास्ते पे लेके जाने के लिए ये एक ही तरीका है। बाकी इनका मानना था कि वुमेन को कोई नॉलेज नहीं है सेल्वेशन के बारे में, तो ये ऐसी ही थिंकिंग रखते थे। तो इन्होंने ये अब टफ रूल अप्लाई किए क्यों, इन्होंने सब कुछ बैन क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्होंने क्यों ऐसा किया, ये एक फिलोसफी को फॉलो करते थे जॉन कैल्विन की। जॉन कैल्विन की फिलोसफी थी बोर्न सिनर। जॉन कैल्विन का मानना था कि हम पैदा हुए हैं सिनर, हम पापी पैदा हुए हैं, और हमारा यहाँ पे जो कर्तव्य, हमारा जो ड्यूटी बनती है वो है रिग्रेट करना। पैराडाइज लॉस्ट आपने सबने पढ़ी होगी, उसमें एडम एंड ईव को पनिश किया गया था, उनको धरती पे फेंक दिया गया, यहाँ पे भेज दिया गया था। पहले वो इमॉर्टल थे, अब वो मॉर्टल हो गए थे क्योंकि उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था। एक एप्पल जो फ्रूट है वो खाया था, फ्रूट ऑफ नॉलेज बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से उनको सारी की सारी नॉलेज हो गई थी। तो गॉड ने उनको पनिश करके धरती पे भेज दिया हेवन से। आपने पैराडाइज लॉस्ट में एक लाइन पढ़ी होगी, on the first disobedience of the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our wounds। तो उनके इस एप्पल फ्रूट खाने से ही जितनी भी जो पीड़ाएं हैं, आदमी के जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं वो आई, और आदमी जो है वो ये एडम और ईव ये मॉर्टल हो गए थे। ठीक है, हम उनकी ही संतान है। ये प्यूरिटन ऐसा मानते थे कि हम उनकी ही संतान है और हमारी ड्यूटी बनती है कि जो उन्होंने पाप किया था उसका रिग्रेट हम करें, ऐसा ये मानते थे प्यूरिटन्स। ये इनकी जॉन कैल्विन की जो बोर्न सिनर है इस फिलोसफी को फॉलो करते थे। तो ये बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने रिलीजन को लेकर। तो अब क्या हुआ, 1649 से लेकर 1660 तक ऐसा चलता रहा। 11 साल तक लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लॉकडाउन इंडिया में इंपोज हुआ था, हर जगह ही लॉकडाउन इंपोज हुआ था कोरोना के टाइम पे। तो यहाँ लोग कुछ टाइम बाद ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक जगह घर पे वो एक बाउंडेशन हो गई थी,
उनको कोई भी फ्रीडम नहीं थी, बाहर नहीं जा सकते थे, मार्केट नहीं जा सकते थे, थिएटर में नहीं जा सकते थे, और भी टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जा सकते थे। तो ऐसे करके वो फ्रस्ट्रेट हो गई। तो सपोज करो 11 साल तक इंग्लैंड के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इवन वाइन भी इन्होंने बैन कर दी थी, जबकि माइनस में टेम्परेचर रहता है इंग्लैंड में, तो वाइन उनके लिए बहुत ही नेसेसरी है। बट 1658 में कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉफी वॉज इंट्रोड्यूस बाय ए टैगलाइन, ए हेल्थी ड्रिंक्स फ्रॉम चाइना। चाइना से आई थी कॉफी और चाय। तो कॉफी इंट्रोड्यूस की गई 1658 में। अब आगे क्या हुआ, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है। अब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के बाद ही लोग थोड़ा फ्रीडम फील करने लगते हैं, और जो ओलिवर क्रोमवेल का जो जनरल था जॉर्ज मोंक, उसने जो एग्जाइल प्रिंस था चार्ल्स सेकंड, उससे कांटेक्ट किया कि तुम वापस आओ और मोनार्की को रिस्टोर करो। अब चार्ल्स सेकंड वापस एक अपनी आर्मी के साथ इंग्लैंड में आया। जॉर्ज मोंक ने चार्ल्स सेकंड को बोला था कि प्यूरिटन्स को मारना नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे ही चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड में आया तो कुछ प्यूरिटन्स को उसने मार भी दिया, बट कुछ को उसने कैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो बंदी बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया। मिल्टन, जॉन मिल्टन को भी अरेस्ट कर लिया गया, और जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन राइटर है। ओलिवर क्रोमवेल के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं ये जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ओलिवर क्रोमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बोला है। तो जॉन मिल्टन को भी जेल में डाल दिया गया। अब देखो, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट पता है क्यों लिखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही डेप्थ से सोचने की बात है ये। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट क्यों लिखी? जैसे ही उसको जेल में डाल दिया गया तो वो चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट सीक्रेट वॉर कर रहा है, राइट। वो जेल में है लेकिन वहां पे वो बुक लिख रहा है पैराडाइज लॉस्ट। अब जैसे ही पैराडाइज लॉस्ट में सैटन्स जो है एक गुड एंजल है, एक तरफ, दूसरी तरफ बैड एंजल्स है। तो गुड एंजल्स जो है यानी कि गॉड जो है वो सैटन को हरा देते हैं। तो अब सैटन को हीरो बनाया है पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने। क्यों? क्योंकि ये प्यूरिटन को सीक्रेटली मैसेज दे रहा है, जैसे सैटन अपनी जो फॉलन एंजल थी, जो बैड एंजल थी, उनको मैसेज दे रहा था लड़ने के लिए कि चलो उठो हम लड़ेंगे। पैराडाइज लॉस्ट में एक लाइन और इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ी होगी, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, आवर अनकंकरेबल विल, स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल एंड द करेज नेवर टू सबमिट और टू यील्ड। वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने सब कुछ नहीं खोया है, अभी कुछ बचा है, ठीक है, हम बदला ले सकते हैं, अभी जो करेज है वो बचा हुआ है, अभी हम सबमिट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो ये जो जॉन मिल्टन है ये भी प्यूरिटन्स को इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तुम लड़ो, सीक्रेटली वॉर करो, चार्ल्स सेकंड को यहां से रिमूव करना है, हटाना है इंग्लैंड की राजगद्दी से। तो वो सीक्रेटली उनको मैसेज दे रहा था। जैसे इनको जो सैटन है वो बोल रहा है पैराडाइज लॉस्ट में उनको कि क्या हुआ अगर हम हार गए हैं तो सब कुछ नहीं आ रहे हैं। आगे वो बोलता है कि एक एक करके तुम खड़े हो और लड़ने के लिए चलो। तो वो डार्क प्लेसेस होता है वहां पे कि हम तो डार्क प्लेस पे हैं, हेल में हैं, तो हम कैसे लड़ सकते हैं। तो वो बोलता है इट इज स्टेट ऑफ माइंड, हेवन इज हेल एंड हेल इज हेवन। तो वो बोलता है कि ये तो हमारा माइंडसेट है, हेवन और हेल कुछ नहीं है, हमें लड़ना है। एक एक करके वो खड़े हो जाते हैं। और वो एक कोटेशन और बोलता है, इट इज बेटर टू रिन इन द हेल एज टू सर्व इन द हेवन, कि हेवन में किसी को सर्व करने से अच्छा है कि तुम हेल के मालिक बन जाओ। ऐसे बोल के वो उसको इनकरेज कर रहा है। तो इसी तरह से जॉन मिल्टन जो है वो प्यूरिटन्स को मैसेज दे रहा है इनडायरेक्टली वॉर, इनडायरेक्टली सीक्रेट वॉर करने के लिए। वो बोल रहा है कि तुम चार्ल्स सेकंड को यहां से हटाओ, इसको हम राज करने नहीं देंगे। इसलिए लिखा था मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, और सैटन को हीरो भी इसलिए बनाया था। तो आई होप आज के इस लेक्चर में हमने तीनों एज को कनेक्ट करके पढ़ा है और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे की वीडियो में मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि रेस्टोरेशन जो एज है, अब जो रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई थी, मोनार्की को रिस्टोर किया चार्ल्स फर्स्ट ने, ठीक है। तो फर्स्ट मोनार्की बोला जाता है इसको, मोनार्की को उसने रिस्टोर कर लिया 1660 में, जिसको रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रेस्टोरेशन एज पढ़ेंगे, उसके बाद नियो क्लासिक एज पढ़ेंगे। तो ये सारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।